हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी के एक और यूनिट की जो कि पेपर फर्स्ट से ही है, और हम आज पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड जो है आज का जो हमारा टॉपिक है। इस यूनिट का पहला टॉपिक है, यह है जनरल अकाउंट ऑफ डिजीज कोज्ड बाय प्लांट पैथोजन, यानी कि जो पादप रोग कारक हैं उनके द्वारा होने वाली रोग की सामान्य पहचान जो है, या कौन से उसके लक्षण होते हैं, किस प्रकार के रोग होते हैं, इसे हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाकर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करें। और आपको मेरे वीडियोस अगर हेल्पफुल लग रहे हैं तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानें कि प्लांट डिजीज़ या पादप रोग क्या होते हैं। प्लांट डिजीज या पादप रोग, सीधी सी बात है कि जब किसी भी पादप की वाइटल फंक्शंस जो हैं जब वो प्रॉपर नहीं हो रहे हों, या उसके वाइटल फंक्शंस में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, या उसकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं हो, तो हम उसे डिजीज कहेंगे, यानी कि उस पादप में कोई रोग उत्पन्न हो चुका है। यानी कि सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर कोई सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रहा है, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो पादप है, तो ह्यूमन और प्लांट जब अपना वाइटल फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, उसमें कोई इंटरप्शन होती है, तो इसका मतलब उनमें डिजीज हुई है। और एक प्लांट डिजीज क्या होती है? एक प्लांट डिजीज हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी प्लांट की प्रॉपर यील्ड जो है या उत्पादकता जो है उसमें डिक्रीजन आ रहा है, रिडक्शन आ रहा है, या कोई कमी आ रही है, या पादप देखने में हमें ठीक नहीं लग रहा, तो हम उसे भी पादप रोग कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे पादप रोग जो हैं या प्लांट डिजीज जो हैं वो पैथोजेंस के द्वारा होती है, और जिनके द्वारा होती है उन्हें हम पैथोजन या रोग कारक कहते हैं। एक प्लांट जो है उसे हम डिजीज़ कब कहते हैं? उसे डिजीज्ड प्लांट या रोगी पादप हम तब कहते हैं जब उसकी नॉर्मल फंक्शन या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो नहीं हो पा रही, या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसे रोगी पादप कहते हैं। अब ये जो डिजीज़ हैं इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़, पहला है नॉन पैरासिटिक और अबायोटिक डिजीज़, यानी कि जो ऐसी डिजीज़ जो परजीवियों के द्वारा नहीं होती, अपरजीवी तथा अजैविक रोग। ठीक है, ये किसके द्वारा होती है? ये ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस के द्वारा होती हैं जो अनफेवरेबल हो, यानी कि अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस के द्वारा होने वाली जो डिजीज़ होती हैं उन्हें हम नॉन पैरासिटिक या अबायोटिक डिजीज़ कहते हैं। ये किसके द्वारा हो सकती है? सॉइल की कोई एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं है, या एयर जो है, या फिर जो मिनरल डेफिशिएंसीज़ हैं, यानी कि पोषक तत्वों की कमी आ गई है, या सॉइल में उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा हाई है, या पानी के अंदर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, लाइट रिलेशंस प्रॉपर नहीं है, लाइट प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं हो पा रही। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्लांट के अंदर मैकेनिकल इंजरी कॉज करते हैं, जिन्हें हम अबायोटिक या अजैविक रोग कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो क्या हैं? ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ पोटैटोज, यानी कि जो आलू हैं इनके अंदर विगलन रोग या फिर ब्लॉसम रोग। इसके अलावा ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटोज, कृष्णकंड रोग, आलू का कृष्णकंड रोग, जिसमें आलू जो है उसे जब बीच में से काटते हैं तो बीच में से ब्लैक होता है। ठीक है, स्केल्स ऑफ एप्पल, यानी कि जो एप्पल जो है वो गल जाते हैं। टिप बर्न ऑफ लेट्यूस, सलाद पत्ता जो है इसके जो टिप्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। और हीट कैंकर ऑफ फ्लैक्स, जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं इनकी पत्तियां जो हैं वो टेम्परेचर की वजह से इनके अंदर कैंकर डिजीज़ जो है वो कॉज होती है। दूसरी है पैरासिटिक डिजीज़। पैरासिटिक डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के कारण हो रही हैं जो कि सजीव हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती हैं, और उन्हें हम कॉजल एजेंट कहते हैं। तो कॉजल एजेंट या रोग कारक जब लिविंग हों तो हम उन्हें क्या कहेंगे? ऐसी डिजीज़ को हम पैरासिटिक डिजीज़ कहेंगे। ठीक है,
और ऐसे रोग कारक को हम पैरासाइट या परजीवी कहेंगे। ठीक है, ऐसे प्लांट जिसमें रोग हो रहा है पैरासाइट के द्वारा, ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? होस्ट प्लांट या परपोषी पादप। पैरासिटिक डिजीज जो है वो किसी के भी द्वारा हो सकती है। कुछ एनिमल पैरासाइट्स हैं वो भी प्लांट्स के अंदर पैरासिटिक डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसे निमेटोड, मोलस्क, जैसे स्नेल हो गए, स्नक्स हो गए और इंसेक्ट्स, इनके द्वारा भी प्लांट्स के अंदर पैरासिटिक डिजीज हो सकती है। ये कुछ डिजीज हैं, देखिए स्कॉल्ड ऑफ एप्पल फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड वन इज एल्गासिफल्यूरोस के द्वारा होने वाली, थर्ड इज पेरेनोप्लोरा डिनेशक, एक फंगस है, इसके द्वारा होती है। नीचे देखिए ब्लैक हार्ट ऑफ पटेटोज, जिसमें आलू बीच में से बिल्कुल काला हो जाता है, और लास्ट में है टिप बर्न ऑफ लेट्यूस, यानी कि लेट्यूस की जो टिप्स हैं वो जलने लग जाती हैं। तो ये कुछ डिजीज हैं जो पैरासिटिक और नॉन पैरासिटिक डिजीज होती हैं। अब पैथोजन क्या है? जो पैथोजन के बेस पे डिजीज कितने प्रकार की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं, एनिमेट, वायरल और एनिमेट। एनिमेट डिजीज उन्हें कहते हैं जो किनके द्वारा हो रही है? फंगाई, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और निमेटोड के द्वारा। वायरल डिजीज जो वायरस या वायरोइड्स के द्वारा हो रही है, और एनिमेट डिजीज उन्हें कहते हैं, एनिमेट जो डिजीजेज होती हैं ये होती हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा, जैसे टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनके द्वारा होने वाली को एनिमेट डिजीजेज कहते हैं। अब इन्फेक्शन के बेस पे, इन्फेक्शन कैसा हो रहा है, यानी कि जो डिजीज़ है वो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है, संक्रमणकारी है या असंक्रमणकारी है, इसके आधार पर हम प्लांट डिजीज का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहली है नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज या असंक्रमणकारी पादप रोग। ये जो हैं ये किसी भी वायरल पैथोजन या एनिमेट के द्वारा नहीं होते, इसीलिए ये जो हैं एक से दूसरे पादप में ट्रांसमिट नहीं हो पाते, संचरित नहीं हो पाते, सिर्फ इन्फेक्टेड प्लांट में ही रहते हैं। ये किस वजह से होती है? ये जो है ये प्लांट बॉडी में डिस्टर्बेंस की वजह से कॉज होती है, और जिस वजह से क्या होती है, इसकी कुछ इनहेरिटेंट क्वालिटीज़ जो हैं उसका लैक हो जाता है। और ये बेसिकली जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, सॉइल, एयर, मिनरल डेफिशिएंसीज या मिनरल इन्फ्लुएंसेस, इनके आधार पर ये होती है। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के द्वारा जो डिजीजेज होती हैं या जो अबायोटिक डिजीजेज होती हैं वो नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। अब ये किस किस के द्वारा होती है? लो और हाई टेम्परेचर, अनफेवरेबल ऑक्सीजन लेवल्स, अनफेवरेबल वाटर लेवल्स, हेल यानी ओले जो पड़ते हैं, विंड, एयर पोल्यूशन, टॉक्सिसिटी, इनके द्वारा जो डिजीज़ होती है वो कैसी होती हैं? नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। दूसरे प्रकार की डिजीज़ है इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज़, जिन्हें हम संक्रमणकारी पादप रोग कहते हैं। बेसिकली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाले डिजीज़ है। ये डिजीज़ जो हैं वो वायरस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड और कुछ प्लांट्स के द्वारा भी द्वारा होती है। ये जो है ये क्या करती हैं? न्यूट्रिएंट, वाटर, ये सब जो हैं ये सारे के सारे होस्ट से लेते हैं, यानी कि जो पैथोजन इन डिजीज़ को कॉज करते हैं, जिस होस्ट को ये इन्फेक्ट कर रहे हैं उस होस्ट से ही अपने पोषण के लिए न्यूट्रिशन, वाटर और सब कुछ जो भी उन्हें जीने के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी वो होस्ट से लेते हैं। ठीक है, फंगल और वायरल पैथोजन जो हैं वो बहुत सारी प्लांट डिजीज़ कॉज करते हैं, जबकि बैक्टीरिया और निमेटोड जो हैं ये कम प्लांट डिजीज़ को कॉज करते हैं। कुछ पैथोजन जो हैं वो बहुत सारे अलग अलग होस्ट प्लांट का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ पैथोजन ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक स्पेसिफिक टाइप का होस्ट चाहिए होता है, यानी कि सिर्फ वह उसी होस्ट को जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं, दूसरे को नहीं कर सकते। इसके बाद ये है कि जो पैथोजेनिक डिजीजेज होती हैं इनके लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर होती हैं। जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो कंडीशंस बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। ये हैं, पहली जो कंडीशन है वो ये है कि होस्ट प्लांट जो है वो ससेप्टेबल होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर जो पैथोजन है उसके लिए वो ससेप्टेबल हो। दूसरा जो है कि एक एक्टिव लिविंग पैथोजन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। और तीसरा जो है कि एनवायरनमेंट जो है वो डिजीज़ के डेवलपमेंट के लिए सूटेबल होना चाहिए। अगर ये तीनों ही फैक्टर होते हैं या इनमें से कोई भी एक फैक्टर एब्सेंट होता है तो डिजीज़ नहीं होती, यानी कि इन तीनों ही फैक्टर का होना ज़रूरी है, तभी कोई प्लांट डिजीज़ जो है वो होती है।
इसके बाद ये है कि जो बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, जो 3 कंडीशंस मैंने बताई, ये सर्कल जो हैं बहुत सीवियर डिजीज़ के लिए ओवरलैप भी होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर, ये सब जो हैं ये डिजीज़ कितनी ज़्यादा सीवियर होगी उसके बारे में होते हैं। देखिए ये एक सर्कल है 3 चीज़ों का, होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट, जो ये डिपेंड करता है कि डिजीज़ कैसी होगी। तो यहाँ पर सेंटर में जहाँ डिजीज़ लिखा हुआ है वहाँ पर देखिए तीनों के तीनों ही जो सर्कल हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। मतलब एक डिजीज़ होने के लिए होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट तीनों का होना ज़रूरी है। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं होती तो डिजीज़ कॉज नहीं होती। अब हम बात करते हैं फंगल प्लांट डिजीज़ के सिम्टम्स, यानी कि फंजाई द्वारा जो रोग होते हैं वो उनमें कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। देखिए ये जो है अलग अलग प्रकार से फंगल डिजीज़ होती है। पहला जो प्रकार है या पहला जो टाइप है वो है फंगल ओवरग्रोथ के कारण, यानी कि फंगल जो आउट ग्रोथ होती है या ओवर ग्रोथ होती है, अतिवृद्धि होती है, उसके द्वारा होने वाली डिजीज़ जो है फंगल डिजीज़, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो ये 6 टाइप्स के सिम्टम्स शो करती हैं फंगल आउट ग्रोथ। वो है गॉल फॉर्मेशन यानी कि पिटी का निर्माण, स्वेलिंग यानी कि शोथ, लीफ कर्ल यानी कि पर्ण कुंचन, विचेस ब्रूम यानी कि कुर्चीसम रोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स यानी कि अंगों का रूपांतरण, और इलोंगेटेड नोड्स यानी कि विस्तारित पर्व। इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। पहला है गॉल फॉर्मेशन या पिटी का निर्माण। इसमें क्या होता है कि इरेगुलर मालफॉर्मेशन यानी कि कुरचनाएं या आउटग्रोथ जो हैं ये होस्ट पे उत्पन्न होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि इनमें किसी फंगल पैरासाइट ने क्या किया है, इन्फेक्शन किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी फंगल पैरासाइट के इन्फेक्शन के कारण होस्ट में प्रोड्यूस्ड होने वाली आउटग्रोथ या इरेगुलर मालफॉर्मेशंस को हम गॉल या पिटिका कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं, जो रोग इसके द्वारा होते हैं वो है कॉर्न स्मट यानी मक्के का कंड रोग, अस्टिलगोमाइडिया यानी कि स्मॉल गोल्स जो हैं उन्हें हम मस्सा भी कहते हैं। मक्के का कंड रोग जो है वो अस्टिलगोमाइडिया के कारण होता है। जब ये गॉल्स जो हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं तो इन्हें हम वार्ट या मस्सा भी कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है पोटैटो वॉर्ट यानी कि आलू का मस्सा रोग। ठीक है, ये होता है सिनकाइट्रियम एंडोबाइटोटिकम के कारण। और कभी कभी ये जो है वो बहुत बड़ी होती है, तब हम इसे ट्यूमर कहते हैं। यानी कि गॉल जब छोटी हैं तो उन्हें वार्ट कहेंगे, मीडियम साइज़ की हैं तो गॉल कहेंगे, और बहुत ज़्यादा अगर बड़ी है तो उसे हम ट्यूमर कहेंगे। ये देखिए पहला जो चित्र है वो कॉर्न स्मट का है। इसमें ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं ये यहाँ पर, ये सब क्या हैं, ये सब गॉल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आलू में देखेंगे तो आलू में भी इस तरीके की संरचनाएं जो हैं, ब्लैक कलर की संरचनाएं, इन्हें हम गॉल कहते हैं। इसके बाद है स्वेलिंग या शोथ। स्वेलिंग किसे कहते हैं, सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो स्वेलिंग होती है सूजन आ जाना। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है किसी इन्फेक्शन के कारण कोई स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो अपना साइज बहुत बड़ा कर लेता है, या उसकी साइज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, साइज डबल हो जाता है या बड़ा हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एनलार्जमेंट या विवर्धन या स्वेलिंग या शोथ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स के अंदर जो इन्फेक्टेड इन्फ्लोरेसेंस है, यानी कि जब सरसों का श्वेत कीट रोग होता है तो उसके संक्रमित पुष्पक्रम के अंदर स्वेलिंग उत्पन्न होती है। और ये जो रोग है यानी कि ये जो डिजीज है वो किसके द्वारा होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल है क्लब रूट का, यानी कि मुग्दराकार मूल, यानी कि जो रूट है वो क्लब शेप की हो जाती है। ये होता है प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकेसी के द्वारा। इसमें जो रूट्स हैं वो क्लब शेप की या मुग्दर आकार की दिखाई देती हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर में इन्फ्लोरेसेंस, देखिए इसमें स्वेलिंग आ गई है, इसका साइज जो है वो बहुत मोटा या बड़ा हो गया है। और दूसरी है क्लब रूट्स ऑफ कैबेज, यानी कि जो गोभी होती है, गोभी की जो रूट्स हैं उनके अंदर मुग्दर शेप या मुग्दर आकार दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है लीफ कर्ल या पर्ण कुंचन। लीव्स जो हैं जब आर्क्ड हो जाएं, कर्ल हो जाएं, ट्विस्टेड, डिस्टॉर्टेड और पकर्ड हो जाए, और किस वजह से हो, किसी लोकलाइज्ड ग्रोथ की वजह से हो। हिंदी में अगर हम बात करें तो किसी स्थानीयकृत वृद्धि के कारण यदि पर्ण वक्रित, कुंचित,
ऐंठन युक्त, विकृत या झुर्रीदार हो जाए। ठीक है, लीफ कर्ल बेसिकली लीफ की कर्लिंग है। इसका एग्जाम्पल है पीच लीफ कर्ल यानी आड़ू का वेलन रोग जो होता है टेफ्रिना डिफॉर्मेंस के द्वारा। ये देखिए इस तरीके से पीच की जो लीफ है उसमें कर्लिंग आ जाती है, कुंडलन जो आपको बीच में रेड कलर से दिखाई दे रहा है वही लीफ कर्लिंग है। नेक्स्ट है विचेस ब्रूम, जिसे कुर्ची सम रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ ब्रांचेस जो हैं वो संक्रमण के कारण या इन्फेक्शन के द्वारा जो है उनमें वृद्धि हो जाती हैं। जो ब्रांचेस इस विचेस ब्रूम के कारण बनती हैं वो कैसी होती हैं? थिन, लॉन्ग एंड सॉफ्ट, यानी कि पतली, लंबी और कोमल होती हैं, और ये जो है वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। सामान्यतः जनरली जो ब्रांचेस होती हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन विचेस ब्रूम के द्वारा जो ब्रांचेस निकलती हैं उनकी पोजीशन या डायरेक्शन जो है वो कैसी होती है? वर्टिकल होती है। इसका एग्जाम्पल है विचेस ब्रूम ऑफ चेरीज, और ये होता है टेफ्रिना क्रेसी के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रही हैं ब्रांचेस, ये देखिए ये छोटे छोटे समूह या ग्रुप ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं आपको, ये वाली ये सब क्या है? ये सब जो हैं ये विचेस ब्रूम है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल जो ब्रांचेस हैं वो देखिए कहाँ हैं, वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन के अंदर होती है, लेकिन जो विचेस ब्रूम वाली ब्रांचेस होंगी वो इस कंडीशन में होंगी, ऊपर की तरफ वर्टिकल कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट होती है। एक बार आप इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल ब्रांचिंग क्या है और विचेस ब्रूम वाली ब्रांचिंग क्या है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि अंगों का रूपांतरण। नॉर्मल ऑर्गन्स जो हैं वो कभी कभी इन्फेक्शन के कारण जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाते और उनकी जगह कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, यानी कि बाजरे का जो हरित बाली रोग होता है, इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, यानी कि जो पुष्प क्रम है उसकी जगह पर्ण जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। और ये जो रोग है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ये किसके द्वारा होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा होता है। देखिए इस चित्र में क्लियर दिखाई दे रहा है, पुष्पक्रम की जगह जो है पर्ण जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। बाजरे का सिट्टा सभी ने देखा होगा, तो हम जानते हैं कि बाजरा दिखने में कैसा दिखता है। ठीक है, लेकिन जब उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कंप्लीटली लीफ लाइक हो जाता है। नेक्स्ट है इलोंगेटेड नोड्स या विस्तारित पर्व। क्या है कि कभी कभी जब इन्फेक्शन होता है तो उस वजह से हार्मोन लेवल जो है प्लांट्स का वो इंक्रीज हो जाता है, और जब हार्मोन लेवल इंक्रीज होता है तो जो नोड्स हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं, यानी कि उनकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। एग्जाम्पल है पैडी, जो धान होता है उनमें जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो फंगस है ये जिब्रेलिन का सिक्रेशन करती है, और जिब्रेलिन किसके लिए होता है? जिब्रेलिन हार्मोन जो है प्लांट की लंबाई बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ये किसी धान के पौधे को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है, तो उसके पौधे की जो नोड्स हैं यानी कि जो पर्व हैं उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। अब है सिम्टम्स ड्यू टू नेक्रोसिस। अभी जो हमने पढ़े वो थे ओवर ग्रोथ के कारण सिम्टम्स, अब जो सिम्टम्स हम पढ़ेंगे वो नेक्रोसिस के कारण पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है रॉट यानी विगलन, दूसरा है स्पॉट चित्ती या धब्बा, तीसरा स्ट्रिक्स यानी कि धारियां, चौथा है ब्लाइट यानी कि अंगमारी, पांचवा है डाईबैक यानी कि शीर्षारंभी क्षय, छठा है विल्ट्स यानी कि मलानी, सातवां है डैम्पिंग ऑफ यानी कि आर्द्र गलन, आठवां है स्कैब यानी कि पामा या स्कैब, नाइन्थ वन इज कैंकर एंड 10th इज एंथ्रैक्नोज यानी कि श्याम वर्ण। इनको डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज रॉट या विगलन। इसके अंदर क्या होता है, जब इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन के कारण टिश्यूज जो हैं उनके अंदर डिसइंटीग्रेशन हो या उनके अंदर हम ये कह सकते हैं गलन उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम रॉट या विगलन कहते हैं। इसके नेचर के आधार पर यानी कि इसकी प्रकृति के बेस पे ये होता है सॉफ्ट रॉट, हार्ड रॉट, ड्राई रॉट, ब्लैक रॉट, वाइट रॉट। ठीक है, और किस ऑर्गन को ये अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, उसके बेस पे ये होता है रूट रॉट, स्टेम रॉट, फ्रूट रॉट आदि। ठीक है, ये कौन से रंग का है उसके आधार पर रेड रॉट, ब्लैक रॉट, वाइट रॉट,
इसी तरीके से इसके जो एग्जाम्पल हैं ऐसे ही रोगों के, उनमें से एक एग्जाम्पल है सॉफ्ट रॉट ऑफ फ्रूट्स बाय एस्परजिलस और सेकंड एग्जाम्पल है रूट रॉट बाय राइजोक्टोनिया। ये देखिए फर्स्ट जो है फ्रूट रॉट का एग्जाम्पल है जिसमें टमाटर के पौधे के अंदर रॉट हो रहा है, और दूसरा जो है रूट रॉट यानी कि जो मूल है उनके अंदर विगलन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है स्पॉट यानी कि चित्ती या धब्बा। जब इन्फेक्शन की वजह से कुछ पर्टिकुलर पार्ट जो है वहाँ की सेल्स जो हैं वो डाई हो जाएं या नेक्रोटिक हो जाएं या मृत हो जाएं, तो उस जगह पर जहाँ पर सेल्स डाई हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, उस जगह पर राउंडेड या एंगुलर यानी कि गोलाकार या कोणीय धब्बे बन जाते हैं। बेसिकली ये फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर बनते हैं, तो हम उसे स्पॉट यानी कि चित्ती या धब्बा रोग कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, इसमें ये जो रोग होता है इसमें लीव्स पर नेक्रोसिस पार्ट जो हैं वो दिखाई देते हैं, यानी कि आलू का अगेती अंगमारी रोग में पर्ण के ऊपर जो इस तरीके के मृत क्षेत्र वाले धब्बे दिखाई देते हैं, और ये जो डिजीज़ है वो होती है ऑल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा। कभी कभी क्या होता है कि ये डिजीज़ जो प्लांट हैं, जो डाइड पार्ट हैं, ये श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और फिर वहाँ से लीव से हट जाते हैं, तो उस वजह से जो लीव्स हैं उनके अंदर होल्स हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। तो ऐसे होल्स को हम कहते हैं शॉर्ट होल्स या विस्फोट छिद्र। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मैंगो लीफ स्पॉट्स। ये देखिए पहला है अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट के अंदर जो बड़े बड़े जो डिजीज पार्ट या डाइड पार्ट जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, मृत भाग दिखाई दे रहे हैं, जबकि मैंगो लीफ स्पॉट में आप ध्यान से देखिए कि मैंगो की लीफ के अंदर होल हो गए हैं यानी कि छिद्र हो गए हैं, इन्हें हम विस्फोट छिद्र कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीक्स यानी कि धारियाँ। देखिए इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी पत्तियों पर धारियाँ दिखाई देती हैं, और बेसिकली जो ये किन में होता है, जो पत्तियाँ जिनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, जो एकांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, उन पत्तियों में जो है धारियाँ दिखाई देती हैं, जो किस वजह से होती है, जाइलम और कॉर्टेक्स और फ्लोएम के पार्ट जो हैं वो मृत हो जाते हैं, नेक्रोटिक हो जाते हैं, तब ये धारियाँ या स्ट्रिक्स जो हैं प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है स्ट्राइप डिजीज ऑफ बार्ले बाय ड्रेसिलेरिया ग्रेमिनेरिया। ये देखिए बार्ले की जो लीव्स होती हैं उसमें इस तरीके की धारियाँ दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है ब्लाइट यानी कि अंगमारी। जब पादप पार्ट जो है वो बहुत तेजी से मरने लगते हैं और वो जले हुए दिखाई देते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं, ब्राउन या ब्लैक कलर के हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही डीजनरेट या विघटित हो जाते हैं। एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी आलू का विलंबित अंगमारी या पछेती अंगमारी रोग, जो कि फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। ये देखिए इस तरीके से आलू की जो पत्तियां हैं इसमें ऐसे लगता है कि वहां से पत्तियां जो हैं वो जल गई हैं। नेक्स्ट है डाई बैक यानी शीर्षारंभी क्षय। नाम से ही पता चल रहा है कि जब ट्विग या ब्रांचेस जो हैं उनका एपिकल पार्ट या शीर्ष भाग जो है वो जला हुआ दिखाई देता है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ट्विग और ब्रांचेस जो हैं वो टिप से जलना स्टार्ट होती है और धीरे धीरे पूरा ही पार्ट जो है वो जल जाता है, प्लांट जो है नष्ट हो जाता है। एग्जाम्पल है डाई बैक ऑफ लेमन। इस चित्र में देखिए इसमें जो ऊपरी शीर्ष भाग है यानी एपिकल पार्ट जो है वहाँ की पत्तियाँ सूखी सूखी दिखाई दे रही हैं, मतलब यहाँ पर डाई बैक स्टार्ट हो गया है। डाई बैक इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि जब देखिए पादप का जन्म होता है तो वो मूल से शीर्ष भाग की तरफ जाता है, लेकिन जब उल्टी उसकी मृत्यु हो रही है यानी कि उसके एपिकल पार्ट से नीचे की तरफ जो है बर्निंग या डेथ अगर हो रही है तो उसे हम डाई बैक कहेंगे, यानी कि उल्टी मृत्यु होना। नेक्स्ट है विल्ट्स यानी कि मलानी। क्या होता है कि कभी कभी जो वेस्क्यूलर सप्लाई है प्लांट की उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए जैसे कि रूट और स्टेम में, तो प्लांट जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब जब वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो वो न्यूट्रिशन को भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो क्या होता है इन्फेक्टेड पार्ट जो है वहाँ से वेस्क्यूलर सप्लाई रुक गई है, पानी जो है वहाँ से नहीं जा पा रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो पैथोजन जिसने इन्फेक्शन किया है वो कुछ म्यूसिलीजिनेस सिक्रेशन करता है, म्यूसिलीजिनी स्त्राव करता है जो उस वेस्कुलर पार्ट को ब्लॉक कर देता है जिससे कि वो काम नहीं कर पाता। इसका एग्जाम्पल है फ्यूजेरियल विल्ट।
विल्ट जो कि फ्यूजेरियम स्पीसीज के द्वारा होती है। देखिए इस तरीके से पौधा जो है वो उसमें म्लानी या मुरझाने लग जाता है, क्योंकि जब उसको पानी नहीं मिलता है तो उसमें पानी की कमी तो लगातार हो रही है, वाष्पोत्सर्जन जो है वो तो ट्रांसपिरेशन तो चल ही रहा है, लेकिन नीचे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, इस वजह से पौधा जो है वो मुरझाने लग जाता है। नेक्स्ट है डैम्पिंग ऑफ यानी कि आर्द्र गलन। जब फील्ड के अंदर यंग सीडलिंग जो हैं यानी कि तरुण पादपक जो हैं वो मरने लग जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आर्द्र गलन कहते हैं। इसमें क्या होता है, पैथोजन जो हैं वो यंग सीडलिंग के जो बेसल पार्ट होते हैं, आधारी भाग होते हैं, वहां पर अटैक करते हैं। उससे क्या होता है, जो अफेक्टेड पार्ट है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है और पौधे के पूरे भार को सहन नहीं कर पाता, उसके वेट को टॉलरेट नहीं कर पाता और फाइनली क्या होता है, जो पौधा है वो मर जाता है। एग्जाम्पल है डैम्पिंग ऑफ टोमेटो, कैप्सिकम जो कि पाइथियम के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर जो है आपको अफेक्टेड पार्ट नीचे की तरफ यहाँ दिखाई देगा, इसमें जो है वो वाला हिस्सा जो है पतला हो जाता है जहाँ पर जो है इन्फेक्शन हुआ है, इस वजह से वो एब्जॉर्प्शन भी नहीं कर पाता, कमज़ोर हो जाता है और एंड में उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है पामा या स्कैब। पामा या स्कैब जो हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, रफ क्रस्ट लाइक कॉर्की लेजन्स होते हैं जो फ्रूट्स और ट्यूबर्स पर पाए जाते हैं। ये रुक्ष पपड़ी नुमा कॉर्की घाव होते हैं जो फल और कंद पर पाए जाते हैं और सिर्फ एपिडर्मिस वाला जो पार्ट है वही अफेक्ट होता है, यानी कि जो बाह्य त्वचा है सिर्फ वही प्रभावित होती है, अंदर कोई भी डैमेज नहीं होता। एग्जाम्पल है पोटैटो स्कैब बाय एक्टिनोमाइसिटीज। नीचे आप देखिए एक आलू का चित्र है, उस पर आपको जो रूखे रूखे पपड़ी जैसे घाव दिखाई दे रहे हैं, लेजन्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें स्कैब या पामा कहते हैं। नेक्स्ट है कैंकर। कैंकर एक्चुअली जो है कैंसर वर्ड से ही निकला है, कैंकर और कैंसर एक ही होता है। तो ये क्या है, ये ऐसे नेक्रोटिक लेसन्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, वुडी स्टेम पे, जो काष्ठीय तना होता है, जो लीव्स फ्रूट्स होती हैं उनके ऊपर पाई जाती हैं। ये कॉर्क की आउटग्रोथ होती हैं, कॉर्क की जैसी अतिवृद्धिज होती हैं और अफेक्टेड पार्ट्स के ऊपर पाई जाती है। एग्जाम्पल है इसकी कैंकर कॉजिंग फंगस जो है वो है नेक्टीरिया जो कि एस्कोमाइसिटीज की सदस्य है और जिम्नोस्पोरेंजियम जो बेसिडियोमाइसिटीज की सदस्य है। देखिए यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये कैंकर है जो एक प्लांट के अंदर हुआ है, वुडी पार्ट में बेसिकली ये पाया जाता है। नेक्स्ट है एंथोक्नोसिस जिसे हम श्याम वर्ण कहते हैं। जब पादप या प्लांट के कॉलिनकाइमा और कैम्बियम वाले पार्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बेसिकली एप्पल में ऐसा होता है, तो क्या होता है वहाँ पर कुछ ऐसे धसे हुए कुछ घाव दिखाई देते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रोक्नोजेज या श्याम वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रेप्स, बीन्स और कैप्सिकन में ये देखे जाते हैं और ये कॉलिटोट्राइकम के द्वारा होते हैं। देखिए इस तरीके के जो छेद टाइप में या कुछ जला हुआ, कुछ धब्बे, कुछ धसे हुए धब्बे से दिखाई देते हैं जिन्हें हम एंथ्रोक्नोसिस या श्याम वर्ण कहते हैं। पहला है अंगूर में और दूसरा है बीन यानी कि फली के अंदर। नेक्स्ट है साइंस फॉर्म्ड बाय फंजाई। जब फंगल डिजीज होती है तो कौन कौन से रोग जो हैं, कौन कौन से लक्षण जो हैं वो दिखाई देते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो 4 प्रकार के लक्षण जो हैं वो दिखाई देते हैं। पहला है मिल्ड्यूज जिसे फफूंद या आसिता कहते हैं, दूसरा है स्क्लेरोशिया, तीसरा है पस्ट्यूल्स यानी कि स्पॉट और चौथा है स्मट्स यानी कि कंड। तो पहला है फफूंद या आसिता यानी कि मिल्ड्यूज। जब कवक सूत्र यानी कि हाइफी जो हैं वो होस्ट की सरफेस पर क्लियरली दिखाई दें, हम ये कह सकते हैं कि जब परपोषी की सतह पर कवक सूत्र एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं तो उसे हम फफूंद या आसिता कहते हैं। सबसे अच्छा जो इसका एग्जाम्पल है, घर में अचार के अंदर जब फंगस लग जाती है तो सफ़ेद सफ़ेद जाल जैसा दिखाई देता है, वो सफ़ेद जाल क्या होती है, मम्मी यही कहती ना कि फफूंद लग गई है, एक्चुअली वो मिल्ड्यूज डिजीज़ है और जो सफ़ेद जाल होता है वो फंगल हाइफी होती है, कवक सूत्र होते हैं, ठीक है। जब डाउनी मिल्ड्यू होता है यानी कि मृदु आसिता जब होती है तो क्या होता है, तो स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया है जो पैथोजन की, वो कहाँ दिखाई देती है, लीव्स और यंग स्टेम पर दिखाई देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब डाउनी मिल्ड्यू होता है तब तो कवक सूत्र
जो हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, वो क्लियरली लीव्स और यंग स्टेम के ऊपर दिखाई देते हैं। और बेसिकली ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट यानी गर्म और नम मौसम के अंदर होता है। एग्जाम्पल है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स जो प्लाज्मोफोरा विटिकोला के द्वारा होता है। नेक्स्ट है चूर्णिल आशिता या पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू का मतलब जब पाउडर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब होस्ट की सरफेस पर जो पैरासाइट है उसकी स्पोरेंजिया और स्पोर्स पाउडर की फॉर्म में दिखाई देते हैं, तो उसे हम पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णिल आशिता कहते हैं। एग्जाम्पल है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट जो कि इरिसाइफी के द्वारा होता है। देखिए पहला जो है वो है मृदु आशिता या डाउनी मिल्ड्यू, और सेकंड जो है वो है पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णिल आशिता। नेक्स्ट है स्क्लेरोसिया। ये एक प्रकार की फलनकाय या फ्रुक्टिफिकेशन है। फंजाई जो है वो कुछ डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिन्हें हम स्क्लेरोसिया कहते हैं। ये होस्ट की सरफेस पर क्लियरली दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल है अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा जो क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला के द्वारा होता है। इधर देखिए बीच में बाजरे का सिट्टे का चित्र लगाया है, उस चित्र में छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचना निकल रही हैं, एक्चुअली वो स्क्लेरोसिया है। नेक्स्ट है पस्ट्यूल्स या स्पॉट। पस्ट्यूल्स को बेसिकली फफोला कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी पर फफोले हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से जो होस्ट हैं वहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से पस्ट्यूल्स बन जाते हैं होस्ट की सरफेस पर, जो कि कुछ समय बाद फट जाते हैं। और जब ये फट जाते हैं तो वहाँ पर फंगल स्पोर्स जो हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं। जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है वहाँ पर वाइट पस्ट्यूल्स दिखाई देते हैं, जबकि रेड, ब्लैक, ब्राउन और येलो पस्ट्यूल जो हैं ये व्हीट रस्ट में दिखाई देते हैं, जो कि पक्सीनिया के द्वारा होता है। पहले वाले में देखिए वाइट पस्ट्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, और सेकंड जो है वो व्हीट का रस्ट डिजीज है जिसमें क्लियरली रेड कलर के छोटे छोटे फफोले नुमा संरचनाएं या पस्ट्यूल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है स्मट यानी कि कंड। इसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट है यानी कि जो पुष्प क्रम है वहाँ की स्ट्रक्चर्स सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ब्लैक पाउडर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम स्मट या कंड कहते हैं। इसके दो एग्जाम्पल हैं। पहला है कॉर्न स्मट जो हम पहले भी देख चुके हैं, और दूसरा जो है व्हीट स्मट। व्हीट स्मट में जो गेहूं के दाने हैं वो बनते ही नहीं हैं और उसकी जगह काला काला पाउडर जो है ब्लैक पाउडर वो प्रेजेंट होता है। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, जो बेसिकली फंगल सिम्टम्स के बारे में था। अगर आपको ये पसंद आया और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया और फंगल सिम्टम्स आपको क्लियर हो गए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, और ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुँचाइए। और अपने वैल्यूबल कमेंट्स के द्वारा मुझे जो है वो बताना ना भूलें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।